नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लोरर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ में आज हम कवर कर रहे हैं एरिस्टोटल को। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में एरिस्टोटल को 2 पार्टों में कवर किया, जिसमें हमने एरिस्टोटल के बेस्ट प्रैक्टिकेबल पॉलिटिकल स्टेट के बारे में पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, उसको हमने कवर किया। थर्ड पार्ट पे हम कवर करेंगे बाकी की पॉलिटिकल फिलॉसफी की, एरिस्टोटल से रिलेटेड। और एरिस्टोटल का जो व्यू है सिटीजनशिप का जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार से है। वो सिटीजनशिप के को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सिटीजनशिप को लेके क्या उनका व्यू रहा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। द सिटीजन्स इन द एंशियंट एथेंस वेर द प्रिविलेज्ड क्लास पीपल। एथेंस में जो सिटीजन्स होते थे वो प्रिविलेज्ड क्लास लोग होते थे। इट मीन्स कि वहाँ पे जो सिटीजनशिप दी जाती थी वो केवल प्रिविलेज्ड क्लास को दी जाती थी। आज का जैसे कॉन्सेप्ट हमारा मॉडर्न स्टेट में जैसे सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के लिए लागू होता है। बट एंशियंट टाइम्स में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था एथेंस में, वो प्रिविलेज्ड क्लास लोगों के पास थी। जो सिटीजनशिप होती थी वो हुआ करती थी। दे हेल्ड पब्लिक ऑफिसेस एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्टेट एक्टिविटीज़। जो सिटीजन्स होते थे वो क्या करते थे, पब्लिक ऑफिसेस को क्या करते थे, वो होल्ड किया करते थे। और स्टेट की जो एक्टिविटीज़ होती थी, पॉलिसी बनाना, लॉ बनाना, तो इन सब कामों में वो क्या करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे वहाँ के सिटीजन्स। द सिटीजनशिप वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। और जो सिटीजनशिप हुआ करती थी वो वंशानुगत हुआ करती थी। The bulk of the population consisting of slaves and resident aliens were not given the privilege and were treated as an inferior to the citizens. जो पॉपुलेशन होता था, पॉपुलेशन का अधिकतर हिस्सा जो स्लेव्स हुआ करते थे और जो रेसिडेंट एलियंस हुआ करते थे, जो वहाँ पे आके ट्रेड करते थे, उनको जो सिटीजन्स होते थे वहाँ के, उनसे इन्फीरियर माना जाता था। वो उनसे इन्फीरियर माने जाते थे और उन्हें उस प्रकार से बर्ताव किया जाता था। इट मीन्स कि वहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हुआ करती थी, सिटीजन्स के अलावा, वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके अलावा वो जो हुआ करते थे वो एज ए इन्फीरियर जो है ट्रीटमेंट उनको किया जाता था सिटीजन से। इट मीन्स सिटीजन्स सबसे पहले आते थे हायरार्की में, उसके बाद जो है बाकी के लोग आते थे। 3 कंडीशंस फॉर अ सिटीजन। अगर आपको एक सिटीजन होना है तो उसकी 3 कंडीशंस जो है उन्होंने बताया है। क्या कंडीशन है? रेसिडेंस की, आप वहाँ के रेसिडेंस होना चाहिए, आपके पास लीगल राइट्स होना चाहिए, एंड डिसेंट फ्रॉम अ सिटीजन्स। आप जो है एक जो सिटीजन है वहाँ का, उस सिटीजन्स के आप क्या होना चाहिए, एक वंश होने चाहिए, वंशज होने चाहिए उसके। कैन बी सिटीजन एंड कांट बी सिटीजन। अरिस्टोटल ने बताया कि किस कौन कौन लोग सिटीजन्स हो सकते हैं और कौन कौन लोग सिटीजन नहीं हो सकते हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन लोग सिटीजन्स हो सकते हैं, हम इसको कवर कर लेते हैं। पॉसेसेस द कैपेसिटी टू रूल एंड टू बी रूल्ड। वैसे लोग जो एक क्षमता रखते हैं रूल करने का और जिनके द्वारा रूल किया जाता है और जिन पर रूल किया जाए, वो लोग सिटीजन्स होते हैं। मतलब सिटीजन्स का जो एक ग्रुप है वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं, लॉ पॉलिसी बना सकते हैं और वो लोग रूल कर सकते हैं और सिटीजन्स पे ये रूल लागू होता है या उनको द्वारा रूल किया जाता है और वे रूल में होते हैं। पॉसेशन ऑफ लीजर, उन्हें अपने मन मुताबिक जो है, जो आराम है, जो आनंद है, उनको एन्जॉयमेंट करने का उनके पास क्या है, अधिकार होता है। ऐसे लोग सिटीजन्स हो सकते हैं। पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप ऑफ स्लेव्स। ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी होती है और जिनके पास क्या होते हैं, स्लेव्स होते हैं, वो मालिक होते हैं, मास्टर्स होते हैं। ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, सिटीजन्स हो सकते हैं। कांट बी ए सिटीजन्स, कैसे लोग सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं। पोसेसिंग नाइदर ऑफ दीज टू वर्च्यूज कांट बी ए सिटीजन्स। ऐसे लोग जो कि रूल नहीं कर सकते हैं, जिनके द्वारा रूल नहीं किया जा सकता या जिन पर रूल नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं।
who has to engage himself in the mutual labor to provide his necessities of life can't make a good citizens. ऐसे लोग जो कि अपने आप को क्या करते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो क्या करते हैं, एक मैनुअल लेबर पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर, ऐसे लोग एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि अपने आप को क्या करते हैं, एंगेज रखते हैं मैनुअल लेबर में, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन की जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं, किसके द्वारा, मैनुअल लेबर के द्वारा। वो लोग, ऐसे लोग सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं या अच्छे नागरिक नहीं हो सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, सिटीजनशिप के कैटेगरी से किन किन लोगों को एक्सक्लूड किया है, कौन कौन से लोग जो है सिटीजनशिप में नहीं आते हैं या सिटीजनशिप से बाहर किया है, वो कौन लोग हैं, स्लेव्स, जो स्लेव्स हैं वो सिटीजनशिप की कैटेगरी से बाहर हैं। रेसिडेंट एलियंस, जो बाहर से लोग आए हुए हैं व्यापार की दृष्टि से वहाँ पे रह रहे हैं। फॉरेनर्स, जो बाहर से घूमने टहलने इत्यादि की एक्टिविटीज़ के लिए आए हैं वो। मैकेनिक्स एंड लेबरर्स, जो लेबरर्स हैं जो काम करते हैं बाकी के, वो लोग सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं। ओल्ड पीपल, एक्सक्यूज मी, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन एज अ सिटीजन्स, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो लोग सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं, बच्चे जो हैं वो सिटीजनशिप की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वुमेन एज एन इंटेलेक्चुअल इंफीरियर टू मैन टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट एक्टिविटीज। वुमेन एज इंटेलेक्चुअल इंफीरियर टू मैन, वो बताते हैं कि जो वुमेन्स है वो इंटेलेक्चुअली इंफीरियर हैं मैन की अपेक्षा। तो जो टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट एक्टिविटीज़, इसलिए जो वुमेन्स हैं वो स्टेट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जो सिटीजनशिप की कैटेगरी है उस कैटेगरी से जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि स्लेव्स, रेसिडेंट एलियंस, फॉरेनर्स, मैकेनिक, लेबरर्स, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड वुमेन, इन सभी को क्या करते हैं, वो सिटीजनशिप की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। एरिस्टोटल्स व्यू ऑन प्रॉपर्टी, एरिस्टोटल का जो व्यू है प्रॉपर्टी पे, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं। जिस प्रकार से प्लेटो कहते हैं कि केवल जो वर्किंग क्लास है या जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो प्रोड्यूसर क्लास है केवल उसी के पास राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए और गार्जियन क्लास के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इसके इतर एरिस्टोटल बताते हैं कि जो जो कोई भी है सिटीजनशिप, जो कोई भी सिटीजनशिप है किसी सिटी स्टेट में या पुलिस में, उस सभी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, उनके पास अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गुड फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी, कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है प्रॉपर्टी नाम की, या जो संपत्ति जो है, ये इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए और एक समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है। इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू द इंडिविजुअल टू वर्क हार्ड, वो लोगों को उत्साहित करता है, इनकरेज करता है ताकि लोग हार्ड वर्क कर सकें। एंड देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल प्रोग्रेस, और समाज के उत्थान में, सामाजिक डेवलपमेंट में, उसके प्रोग्रेस में, प्रगति में क्या कर सकें, अपना योगदान दे सकें। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए और एक सोसाइटी के लिए। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप प्रॉपर्टी को गेन करते हैं या प्रॉपर्टी को आप प्रोसेस करते हैं, आपके पास जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप आती है तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट से भर जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, सेल्फ लव एंड प्लेजर, आपके पास सेल्फ लव होता है और प्लेजर होता है, वो आपको उत्साहित करता है, इनकरेज करता है। एंडोर्सेस द क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, लिबरलिटी, हॉस्पिटैलिटी एंड द अपराइटनेस विच आर सो वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, और वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को
बढ़ाने वाले जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, जैसे शिष्टाचार है, दयालुता है, लिबरलिटी है, उदारवाद है, सत्यकर्म है, इत्यादि ऐसे जो गुण हैं जो कि ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, इन सभी क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, वो उनका समर्थन करते हैं। वी शुड नॉट डिसरिगार्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द एजेस। हमें उन अनुभवों को हमें डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, जो कि हम सालों से क्या करते आ रहे हैं, चले लेते चले आ रहे हैं। एंड रिटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो व्यवस्था है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें ऐसी व्यवस्था को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एरिस्टोटल का व्यू है प्रॉपर्टी पे, उन्होंने इस प्रकार से उसको जस्टिफाई किया है। अब वो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की जो काइंड्स हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। वो बताते हैं प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती हैं, एनिमेट और इनएनिमेट। इनएनिमेट प्रॉपर्टी एंड एनिमेट प्रॉपर्टी। एनिमेट प्रॉपर्टी में आते हैं स्लेव्स। जो भी मास्टर्स का स्लेव है, जो आपके पास स्लेव है एज अ प्रॉपर्टी, वो एक आपके पास एनिमेट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो इनएनिमेट प्रॉपर्टी की कैटेगरीज में आती हैं, जैसे फूड, हाउस, गारमेंट्स एट्सेट्रा, ये इनएनिमेट कैटेगरी में आती हैं। वॉट एवर द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इज़, प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, इट इज़ हेल्दी ओनली, ये तभी स्वास्थ्यवर्धक होती है व्हेन इट हेल्प्स अ पर्सन इन लीडिंग अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। जब वो एक व्यक्ति को एक अच्छा और एक स्वास्थ्यपरक जीवन जीने के लिए क्या करे, उसकी मदद करे। तो इस प्रकार से आपके पास प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, जब तक वो आपको एक गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ जीने में आपका सहयोग ना करें, तब तक वो एक अच्छी संपत्ति नहीं हो सकती। Aristotle was against the amassing excessive amount of property and insist on the acquisition of as much as wealth thoughts rather than helps a good life. एरिस्टोटल कहते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी या संपत्ति का आवश्यकता से अधिक भंडारण करना, वो क्या है, वो सही नहीं है। और ये आपके जो गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करता है, इसको अवरुद्ध कर देता है, इसको रोक देता है। तो इसलिए आपके जीवन जीने के लिए जो आपके ज़रूरत की सामान है, जो ज़रूरत के रिसोर्सेस हैं, केवल उन्हीं चीज़ों का आपको क्या करना चाहिए, भंडारण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक चीज़ों का लगातार भंडारण करना, ये क्या करेगा, आपके एक अच्छे जीवन जीने में आपके लिए एक बाधा उत्पन्न करेगा। एरिस्टोटल टॉक्स ऑफ टू मेथड्स ऑफ वेल्थ। एरिस्टोटल जो है दो मेथड, वेल्थ के दो मेथड्स के बारे में बताते हैं, एक नेचुरल मेथड और एक अननेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या है, वेल्थ का नेचुरल मेथड क्या है, वो कहते हैं कि कैटल रेजिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, नेचुरल मेथड्स हैं। तो अगर आप कैटल रेजिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो, आपके सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, किसके लिए कर रहे हो, सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ, अपने जीवन निर्वहन के लिए कर रहे हो, ना कि आप भंडारण के लिए कर रहे हो, आप जीवन निर्वहन के लिए। अगर जीवन निर्वहन के लिए आप कैटल रेजिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका जो वेल्थ होगा वो क्या होगा, नेचुरल वेल्थ होगा। अननेचुरल वेल्थ क्या है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेड, बार्टर, कॉमर्स। क्यों कर रहे हो आप, एंडलेस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अगर आप वेल्थ के एक्यूमुलेशन के लिए कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ वेल्थ के एक्यूमुलेशन के लिए आप कर रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी, संपत्ति का क्या कर रहे हो, आप भंडारण कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, तो ये सभी क्या है, अननेचुरल वेल्थ है। तो इस प्रकार से एरिस्टोटल की जो प्रॉपर्टी का काइंड्स हैं, उन्होंने दो प्रकार से बताया, एक एनिमेट प्रॉपर्टी और इनएनिमेट प्रॉपर्टी। एनिमेट प्रॉपर्टी स्लेव्स, इनएनिमेट प्रॉपर्टी फूड, हाउसिंग एंड गारमेंट्स एट्सेट्रा। और इस प्रकार से जो वेल्थ है वो नेचुरल और अननेचुरल वेल्थ। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्रॉपर्टी को, जहाँ आपके सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ की बात हो, केवल उन्हीं चीज़ों को क्या करें आप, प्रकार से उन्होंने आपके सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जो ज़रूरी वेल्थ है, केवल उसका आप क्या करें, उसका इस्तेमाल करें, और आप वैसी चीज़ों का भंडारण ना करें या
एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ना करें, जो कि आपके जीवन, एक अच्छे जीवन के लिए क्या करेंगी, बाधा उत्पन्न करेंगी। एरिस्टोटल ऑन रेवोल्यूशन। अरस्तु ने रेवोल्यूशन पे अपने विचार प्रदर्शित किए हैं। उस विचारों में इन्होंने क्या कहा है? Contained in Book 5 of the Politics and largely based on his study of the working of 158 Constitution of the Greek city-states. ग्रीक सिटी स्टेट्स के 158 कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने क्या किया है, एक कंपैरेटिव स्टडी किया है, जो कि उनके बुक 5 में, जो पॉलिटिक्स में बुक 5 है उनकी, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एरिस्टोटल अंडरटुक दिस स्टडी। अरिस्टोटल ने इस स्टडी को किया क्योंकि फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द सिटी स्टेट्स ड्यूरिंग हिज टाइम। उस समय पे उनके जो पुलिस में सिटी स्टेट था, उस सिटी स्टेट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को क्या किया, उन्होंने प्रकाश में लाया और उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन कैसे हो सकता है और रेवोल्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार होती हैं और रेवोल्यूशन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। एरिस्टोटल ऑफर्ड टू फोल्ड मीनिंग्स ऑफ रेवोल्यूशन। उन्होंने रेवोल्यूशन के दो मतलबों को समझाया। पहला, he implied it by the major or the minor change in the constitution such as the change from monarchy to oligarchy and so on। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में चेंज हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज हो रहा है, तो वो उसको एक रेवोल्यूशन की तरह देखते हैं। सेकंड क्या कहते हैं, even a change in the ruling power even though it did not lead to the change in the government or constitution was also a revolution। अगर रूलिंग पावर जो है, रूलिंग पावर में चेंज आ रहा है, अगर रूलिंग पावर जो है, रूलिंग पावर को आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे रूलिंग पावर के द्वारा, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रेवोल्यूशन है। एरिस्टोटल डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट द रेवोल्यूशन टू द पॉलिटिकल चेंज ओनली एंड असाइंड इट एट एज मच अ ब्रॉडर मीनिंग। ये केवल पॉलिटिकल चेंज को ही दर्शाने के लिए उन्होंने रेवोल्यूशन की बात नहीं की है, बल्कि इसको एक ब्रॉडर सेंस में लिया है। रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया उन्होंने, एक ब्रॉडर सेंस के फॉर्म में लिया हुआ है। कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, वो कहते हैं एक जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन है, और क्या है, पर्टिकुलर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। नेचुरल डिजायर ऑफ पीपल टू बी ट्रीटेड एज इक्वल। रेवोल्यूशन के जनरल कॉज में पहला कॉज ये है कि नेचुरल डिजायर ऑफ पीपल टू बी ट्रीटेड एज इक्वल। अगर लोगों में ये भावना जागृत होती है कि उन्हें क्या करें, समान रूप से सभी को ट्रीट किया जाए, तो ये जो भावना है वो रेवोल्यूशन के लिए क्या करती है, एक कारण बनती है। दे ऑलवेज एनवाई द प्रिविलेजेस एंड द सुपीरियर पोजिशन ऑफ द फ्यू। वो हमेशा प्रिविलेज क्लास और जो सुपीरियर पोजिशन पे लोग हैं उनसे क्या करते हैं, वो घृणा करते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रिविलेज क्लास है या सुपीरियर पोजीशन पे जो लोग हैं, जो थोड़े से लोग हैं, उनसे क्या करते हैं, अगर घृणा हो रही है किसी क्लास में या किसी लोग में उनके प्रति, तो ये भी क्या करते हैं, एक रेवोल्यूशन का एक जनरल कॉज होते हैं। वांट टू डू अवे विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसी भावना अगर लोगों में आ रही है तो वो भी क्या बनती है, एक जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन बनती है। एब्सेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, फेयर डील एंड जस्टिस। अगर प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं है, फेयर डील नहीं है, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वो रेवोल्यूशन को जन्म देगा, रेवोल्यूशन का एक कारण बनेगा। पर्टिकुलर क्लास ऑफ रेवोल्यूशन, थॉटलेस एडमिशन ऑफ द करप्ट एंड द डिसलॉयल ऑफिसर्स टू द सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट। अगर आप क्या कर रहे हैं, करप्ट और डिसलॉयल ऑफिसर्स को सिविल और मिलिट्री पोस्ट में बिना किसी विचार के उनको क्या करते हैं, आप तैनात कर देते हैं,
तो ये भी क्या करता है, रेवोल्यूशन का एक कॉज बनता है। द एनमिनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द वेरियस रेसेस लिविंग इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में विभिन्न जाति के लोग रह रहे हैं, वेरियस रेसेस, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन के अगर लोग रह रहे हैं और उनमें क्या है, एमिनिटी है, एनमिटी है, अगर उनमें शत्रुता है, तो वो भी क्या होगा, एक रेवोल्यूशन का कारण हो सकता है। अननेसेसरी एंड इरेशनल यूज ऑफ फोर्स। अगर आप अननेसेसरी और इरेशनल यूज कर रहे हैं फोर्स का, अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले आए हैं जिससे कि आप बिना किसी वजह के लोग परेशान हो रहे हैं और वो बिल्कुल तार्किक नहीं है, तो ऐसे लॉ और कोई ऐसा आप पॉलिसी ले आए, तो इस प्रकार से अगर आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या बन सकता है, एक जनरल कॉज ऑफ रेवोल्यूशन बन सकता है एंड पर्टिकुलर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन बन सकता है। ग्रांट ऑफ एब्सोल्यूट पावर टू वन। अगर आपने एब्सोल्यूट पावर केवल किसी एक व्यक्ति को दे दिया है, तो वो भी क्या होगा, पर्टिकुलर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन होगा। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय दोज इन पावर। अगर कोई पावर में है और वो क्या कर रहा है, अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है, तो वो भी पर्टिकुलर कॉज ऑफ रेवोल्यूशन हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को कैसे रोका जाए, तो एरिस्टोटल जो है वो भी बात करते हैं कि रेवोल्यूशन को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने पहले जनरल मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन बताया है। तो जनरल मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, तो रोकने के जो है सामान्य जो तरीके हैं उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेथड्स हो सकते हैं प्रिवेंशन को, रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के, तो इस प्रकार से उन्होंने दो चीज़ें बताई। जनरल मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, तो रेवोल्यूशन को रोकने के लिए जो सामान्य तरीके हैं वो उन्होंने क्या बताया। पहला, एलिमिनेटिंग द ऑल सिस्टम ऑफ इनजस्टिस एंड ट्रीटिंग द सेवरल क्लासेस विद द कंसिडरेशन। जो भी इनजस्टिस के जो सिस्टम है, जितने भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय की जितने भी सिस्टम्स हैं उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म कर देना। एंड ट्रीटिंग द सेवरल क्लासेस, और जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं उनको कंसीडर में लेना, उन पे विचार करना और उन हर क्लास को अपने विचार में लेना और उन क्लासेस से रिलेटेड क्या करना, नियम कानून बनाना। All the offices should be exposed to all and on the basis of merit and not be treated as the monopoly of any actual class। जितने भी ऑफिसेज हैं, पब्लिक ऑफिसेज हैं, सभी के लिए खोल देने चाहिए, सभी को समान रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और सभी को मेरिट के आधार पर उनको क्या देना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए पब्लिक ऑफिसेस में, और किसी एक क्लास को मोनोपोली नहीं देनी चाहिए, किसी एक क्लास को या किसी एक पर्टिकुलर क्रीड को, रिलीजन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एनलाइटनिंग एंड अपहोल्डिंग अ स्पिरिट ऑफ लॉ अबाइडिंगनेस अमंग द सिटीजन्स। एनलाइटिंग एंड अपहोल्डिंग अ स्पिरिट ऑफ लॉ, जो लॉ है, जो नियम है, नियम जो कानून है, उसको क्या करना, उसको मजबूत करना, ताकि और उस नियम कानून का लोगों के द्वारा क्या करना, उसका पालन करवाना। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप रेवोल्यूशन को रोक सकते हैं। Minor and trifling matters regarding violation of law should be viewed extremely। छोटे से छोटा जो भी मैटर है, छोटे से छोटा मैटर है जो कि लॉ को वायलेट करता है, नियम कानून के उल्लंघन करता है, छोटा से छोटा ऐसा मामला जो कि नियम या कानून का उल्लंघन करता है, विव्ड एक्सट्रीमली, उसको क्या करना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको, उसको क्या करना चाहिए, एक्सट्रीमली लेना चाहिए, शुड बी व्यूड एक्सट्रीमली।
उसका पालन करना चाहिए उसी तरीके से जिस प्रकार से कोई और बड़ा मामला होता है। इट मीन्स आपको अगर ऐसा मामला जो कि नियम या कानून का उल्लंघन करता है, उसको आपको क्या करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, सभी को एक समान ट्रीट करना चाहिए, चाहे मामला हल्का हो या भारी हो। Citizens should be imparted necessary education in the spirit of the constitution. जो लोग हैं वहाँ के सिटीजन जो हैं उनको नेसेसरी एजुकेशन देना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को क्या करें, बढ़ावा दें, लोगों में एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नियम कानून है, उनको क्या करें, उस स्पिरिट से लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। नो पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन शुड बी परमिटेड टू अज्यूम टू मच पावर। किसी क्लास में या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए। द पब्लिक ऑफिसेस आर नॉट यूज टू मेक मनी। जो पब्लिक ऑफिसेस हैं उसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। ब्राइबरी एंड अदर इलीगल मेथड्स। जो पब्लिक ऑफिसेस हैं उसका इस्तेमाल इलीगल मेथड के द्वारा, ब्राइबरी के द्वारा, करप्शन के द्वारा पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। पब्लिक ऑफिसेस शुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन द परमानेंट बेसिस। जो पब्लिक ऑफिसेस हैं उसको परमानेंट बेसिस पे क्या होना, ग्रांट नहीं करना चाहिए, उसको परमानेंट, किसी भी व्यक्ति को एक परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ तरीके थे उन्होंने बताए। जनरल मीन्स अब पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन को समझ लेते हैं। पर्टिकुलर मेथड्स फॉर प्रिवेंशन इन डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर रेवोल्यूशन को रोकना है या प्रिवेंट करना है तो उसके क्या तरीके होने चाहिए। द रिच शुड बी मेड टू फील दैट देयर प्रॉपर्टी एंड द स्टेट शैल नॉट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो रिच पर्सन है, रिच पर्सन को ये भरोसा दिलाना चाहिए ताकि रिच पर्सन ये फील करे कि जो उनकी प्रॉपर्टी है या जो उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है उसको स्टेट में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसका बंटवारा नहीं करेंगे। इन एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की द पीपल शुड बी ट्रीटेड विद द फेयरनेस एंड नो सिंगल पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन शुड बी परमिटेड टू बिकम मोर पावरफुल। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में अगर आपको करप्शन को एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की में अगर आपको रेवोल्यूशन को रोकना है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको फेयरनेस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनको फेयर तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और उनको भरोसा होना चाहिए कि केवल सिंगल पर्सन या कोई एक पर्सन किसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा उनको पावरफुल नहीं होना देना चाहिए। द पुअर पीपल शुड ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन। जो गरीब लोग हैं उनको भी क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन पॉलिटी रेवोल्यूशन कैन बी अवर्टेड बाय प्रॉपर ब्लेंडिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड ओलिगार्किक एलिमेंट्स। पॉलिटी में जहाँ पे लॉ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है उसमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और जो ओलिगार्किक एलिमेंट्स हैं उनका ब्लेंड होना चाहिए, उनका मिक्सचर होना चाहिए प्रोपोर्शनेट में, एक अनुपात में डेमोक्रेटिक और ओलिगार्किक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए, ताकि आप रेवोल्यूशन को रोक सकें। अंडर टायरनी में अगर आपको रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या सुझाव बताया है। कीपिंग द पीपल बिजी इन नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो लोग हैं वहाँ के लोगों को नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में क्या कर दो, आप इन्वॉल्व कर दो। कीपिंग द पीपल पुअर सो दैट दे आर कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लोगों को क्या करो, इतना गरीब कर दो
कि वो क्या कर सके, वो लगातार इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझते रहें और उनको रूल करने का, रीज़न करने का और गवर्नमेंट में क्या चल रहा है उन सभी का उनके दिमाग में ख्याल ना आए। क्रिएटिंग सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी एंड डिस्ट्रस्ट अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल। लोगों में जो वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो क्लास है, डिफरेंट क्रीड रिलीजन के लोग हैं, उनमें आप क्या करें, हॉस्टिलिटी और डिस्ट्रस्ट पैदा कर दें, लोगों में कट्टरता और एक अशांति और एक डिस्ट्रस्ट जो है लोगों में पैदा कर दें, ताकि वो लोग क्या करें, लगातार आपस में झगड़ते रहें और उनका दिमाग जो है वो वहाँ तक ना जा पाए जहाँ पे कैसे रूल करना है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही हैं, और वो सब सारी चीज़ों के जो स्टेट एक्टिविटीज़ हैं वो उनके दिमाग में ना जाए। केवल ये सारी चीज़ें कर देने से क्या होगा, इससे भी आप क्या करेंगे, रेवोल्यूशन को टाल सकेंगे। आप एनेक्सेशन करें, एक्सपेंशन करें, टेरिटरी का एक्सपेंशन करें, आपका एस्पिनेज सिस्टम जो है वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो एस्पिनेज, आप लोगों पे निगाहें रखें। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, रेवोल्यूशन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रेवोल्यूशन को रोकने के जो तरीके हैं वो अरिस्टोटल ने बताएं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल्स व्यू ऑन जस्टिस। एरिस्टोटल का जस्टिस से रिगार्डिंग क्या व्यू है, हम उसको देख लेते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो निम्न प्रकार से है, एक पर्टिकुलर जस्टिस एंड कंप्लीट जस्टिस। आगे पर्टिकुलर जस्टिस को वो फर्दर कैटेगराइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस में। हम पर्टिकुलर जस्टिस की बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर जस्टिस कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। पर्टिकुलर जस्टिस जो है वो पब्लिक ऑफिसेस जो हैं, जो पॉलिटिकल पब्लिक ऑफिसेस हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और ये सुनिश्चित करने का काम करते हैं कि जो इक्वालिटी है, जो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी है, वो उसका पालन हो सके। कंप्लीट जस्टिस क्या है, कंप्लीट जस्टिस की बात कर लेते हैं। कंप्लीट जस्टिस में बताते हैं कि मोरल वर्च्यू एसोसिएटेड विद द रेगुलेशंस ऑफ द पब्लिक एंड सोशल रिलेशंस। जो पब्लिक एंड सोशल रिलेशन है, जो लोगों का सामाजिक जो संबंध है, वो जो है वो वर्चुअस होना चाहिए, और जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो उनके वर्चू से रिलेटेड होना चाहिए, उनके नैतिक जो गुण हैं, उनके नैतिक गुण हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके नैतिक गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से उनको जो है समाज में हम जस्टिस को इंश्योर कर सकेंगे। कंप्लीट ओबीडियंस टू द लॉ एंड वॉज पॉसिबल ओनली इन एन आइडल स्टेट। और जो ओबीडियंस है, लोगों का जो कंप्लीट ओबीडियंस है वो लॉ के प्रति होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा और जब ये हो पाएगा तब जो आपका है जो स्टेट होगा वो एक आइडल स्टेट की तरफ अग्रसर होगा। तो इस प्रकार से वो पर्टिकुलर जस्टिस और कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करते हैं। पर्टिकुलर जस्टिस में वो बताते हैं कि पर्टिकुलर जस्टिस में हम सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी मिले, ताकि जो पब्लिक ऑफिसेस या जो पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, लोग उसमें समान रूप से पार्टिसिपेट कर सकें और उन ऑफिसेस को होल्ड कर सकें। और कंप्लीट जस्टिस में बताते हैं कि कंप्लीट जस्टिस को जोड़ते हैं वो मोरल वर्च्यू से, लोग सोसाइटी से, पब्लिक रिलेशन से। तो लोगों में पब्लिक रिलेशंस एक पैदा हो, सोशल रिलेशन पैदा हो, और उनका जो मोरल वर्च्यू हो वो एनहेंस हो सके, और लोग क्या करें, लॉ जो है उसका पालन करें, और इस प्रकार से वो आइडल स्टेट की तरफ क्या होंगे, अग्रसर होंगे। अब पार्टिकुलर जस्टिस को वो दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के फॉर्म में और एक करेक्टिव जस्टिस के फॉर्म में। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लेज इम्पोर्टेंस ऑन बैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस। तो जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसका एलोकेशन होना चाहिए बैलेंस्ड वे में, लोगों में बैलेंस्ड वे में क्या हो, पॉलिटिकल ऑफिसर्स का एलोकेशन हो, पॉलिटिकल पावर का एलोकेशन हो। मोस्ट अथॉरिटेटिव डिवाइस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेवोल्यूशन। और ये जो है
वो बहुत ही अथॉरिटेटिव डिवाइस है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अथॉरिटेटिव डिवाइस की तरह है रेवोल्यूशन को रोकने के लिए। Guarantees each person what is due to him as a member of society and keeps him pleased। और वो हर एक पर्सन को, हर एक नागरिक को क्या करता है, एक गारंटी देता है विद द मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड कीप्स हिम प्लीज्ड, और उसे क्या करता है, हमेशा प्लीज्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड टू द ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ। और जो रिवॉर्ड है, लोगों को रिवॉर्ड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों में, उसकी वर्थ के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिस जिस की उसको ज़रूरत है उस चीज़ों को क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जो भी उनको ज़रूरत है वो स्टेट उनको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। करेक्टिव जस्टिस वे ऑफ रिस्टोरिंग इक्वालिटी बिटवीन द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ रॉन्ग। अगर कोई चीज़ गलत हो जा रही है, दो लोगों में अगर कोई विवाद हो जा रहा है, तो उस विवाद से छुटकारा पाने के लिए लोगों में वापस से इक्वालिटी को रिस्टोर हो जाए, तो उस प्रकार से इस करेक्टिव जस्टिस को हम देख सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट लॉ दैट डील्स विद द रेक्टिफाइंग इनजस्टिसेस इन द ट्रांजैक्शंस विद इन द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है और उसमें कोई रॉन्ग होता है और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस केस में जो जो इनजस्टिसेस हो रहे हैं, उन इनजस्टिसेस को क्या करना, रेक्टिफाई करना। क्या करना, रेक्टिफाई करना ही क्या है, करेक्टिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा एरिस्टोटल्स का व्यू ऑन जस्टिस। तो इस प्रकार से हमने एरिस्टोटल को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे और मैं भी बेहतर वे में समझाने की कोशिश कर पाया हूँ। और इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको अगर क्वेरी हो या कुछ कॉन्सेप्ट है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हम अगले वीडियो में हम PYQs को डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल से रिगार्डिंग। धन्यवाद।